बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं ज़रूरत इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी प्लीज़ सबसे लास्ट में आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? रेड शर्ट, आपकी आवाज़ तो मुझे आ रही है, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है भाई? थैंक यू जी। ये प्लीज़ फ़ैन बंद कर दीजिए। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हमारी पोस्ट रिजल्ट क्लास का फर्स्ट डे। आज का दिन बुनियादी तौर पे आइडेंटिफिकेशन का दिन है। प्रॉब्लम कहां आई उसको आइडेंटिफाई करना, ये सबसे पहला स्टेप है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं? प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले टेक्स्ट पढ़ चुके हैं और दोबारा अपीयर होना है? प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। ठीक, तो तकरीबन 40-60 की रेशियो है उन बच्चों को छोड़ के जिन्होंने दोनों बार हाथ खड़ा किया है। पहली बात है, बंदे को अच्छा लगता है मेरा हाथ ऊपर रहे। अच्छा जरा देखिए बच्चों, आज का दिन बुनियादी तौर पे सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने का दिन है और मेथड को, स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करने का दिन है। ये दिन ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये वाली बातें हम रूटीन में नहीं कर सकते। हम एक बार आपको समझा दिया, सिखा दिया, फिर उसके बाद उस पैटर्न पर पढ़ने लग जाएंगे। और वो बच्चा जो कि इस बात पर ज्यादा सीरियस नहीं है या ज्यादा ध्यान से नहीं सुनता, तो वो शायद बाद में सोच रहा होता है कि सर आपकी अप्रोच का नहीं पता उसको, कि यार पहला लेक्चर, ओ सर वो तो उस दिन तो हम बातें ही बहुत कर रहे थे। चाहता ये हूं कि प्लीज आप अटेंटिव होके ये प्लान करें कि हम कैसे पढ़ेंगे, इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें। 2-4 बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात ये कि आप क्लास में आए हैं, ये आपकी कमिटमेंट शो करता है। आप वाकई यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन गेटिंग द पेपर पास्ड। आप लोग हार्डवर्क करना चाह रहे हैं तो ही क्लास में है। यस और नो? अच्छा, हम आपको एक तरीके से लेके चलेंगे, इंशाल्लाह एक डायरेक्शन देंगे, जिस डायरेक्शन पे आप एफर्ट करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए। हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं और दुआ भी करेंगे। सर एक तरतीब से अगर आपको लेके चलूं तो सर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने या मुझसे पढ़ा है या मेरे बारे में सुना होगा। बस इतना कह दूं कि मैं 2 साल इंडस्ट्री में काम किया है और 8 साल से टीचिंग कर रहा हूं। और प्लान ये किया था कि ये एक ही सीट है वहां पर आ जाए। प्लान ये किया था, जब पढ़ाया तो मुझे समझ आ गई कि यार ये वाला काम मैं ज्यादा खुशी से कर रहा हूं, और फिर मैंने सोच लिया कि मैंने यही करना है। और अब तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे सिर्फ यही आता है, बाकी चीज़ें भूल गई सारी। तो सर फोकस होके पढ़ाना मेरा पैशन है। मुझे इसलिए कि हम टाइमली क्लास ख़त्म कर लें, मैं शायद टाइम देख लेता हूँ, वरना मुझे नहीं पता चलता कि किस टाइम पे हम जो है वो, अब मैं कितनी देर से पढ़ाता रहा हूँ, चूँकि शौक़ से पढ़ा रहा होता हूँ। तो सर बस आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाए, आप उसका मकसद, उसकी डिटेल को समझने लग जाएं, तो आपको वो मेहनत नहीं लगेगी। वो आपको उस इंटरेस्ट के चक्करों में ही आप ज़्यादातर चीज़ें सीख लेंगे। सर टीचिंग करने लग गया, आपका जो टैक्स का सब्जेक्ट है, बी लॉ है, सी लॉ है, ऑडिट है, ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। CFAB लेवल पे जो है वो ऑडिट एंड इंश्योरेंस, और मेरे स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट ऑटम 19 की अटेम्प्ट में आया था एसन का। जो लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन
कनेक्शन नहीं बन पाता उनका टीचर के साथ, क्योंकि वो क्लास में मौजूद होकर फिजिकली क्लास में मौजूद होते हैं लेकिन मेंटली क्लास में मौजूद नहीं होते। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये प्रॉब्लम ऑनलाइन वाले के साथ भी हैं और फिजिकल के साथ भी, दोनों पहलुओं को देखते हैं सर। ऑब्वियसली आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक वॉल्यूम है इतने स्टूडेंट्स का, तो एक स्टूडेंट कोई सवाल करते हुए हिचकिचाता है कि ये बात अगर मैं पूछी है ठीक तरीके से ना पूछ सकूं तो कोई बंदा मजाक करेगा, बुरा फील होगा उसको। सर आपके पास हर वक्त राइट है कि आप क्वेश्चन पूछें, और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यार जो बच्चा जो सवाल भी पूछ रहा है ना, आप उसको पूछने दें, ताकि जब आपके ज़हन में सवाल आए तो आपको भी यही सेम फियर ना हो जो किसी भी सवाल पूछने वाले को होता है। असल में मेरी कोशिश होती है कि क्लास का ऐसा माहौल हो कि अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो ज़रूर पूछ सके, उसको ये वाला फियर ना हो कि इतने ज़्यादा बच्चे हैं क्लास में तो मेरा कोई मजाक बनाएगा या कोई बंदा बात करेगा या कोई हंसेगा। सवाल पूछना चाह रहे हैं ज़रूर पूछिए। हाँ, एक टाइम ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ एक बच्चा है जिसने मिसाल के तौर पे सारा कोर्स एक बार पढ़ा हुआ है और एक बच्चा है जो पहली बार पढ़ रहा है, तो जिसने सारा कोर्स पहले पढ़ा होता है उसका सवाल बाज़ वक़्त उसका जवाब देना उस वक़्त अप्रोप्रिएट नहीं होता, तो हम उसे कहते हैं कि यार क्लास के बाद मैं जवाब दूंगा। मैंने अपने जहन में एक टाइम रखा हुआ है जो इस क्लास के बाद 15 मिनट है, यानी इस क्लास के बाद 15 मिनट एक्सक्लूसिवली मैंने प्लान किए हुए हैं कि मैं बच्चों के क्वेश्चन आंसर उनके इश्यूज को एड्रेस करूंगा रूटीन में। आप में से किसी बच्चे का भी कोई सवाल हो और आप क्लास में फौरी नहीं पूछना चाह रहे तो सर आप क्लास ख़त्म करेंगे, आप मेरे पास आ जाइए, सवाल पूछिए, आपके कंफर्ट जोन में उसको आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लास में पूछें तो भी कोई मसला नहीं। ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या तो आपके जहन में ये फियर ज़्यादा होता है कि पता नहीं ये सवाल पूछना है या नहीं पूछना। मैं चाहता हूँ ये फियर एक बार ख़त्म हो जाए, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो पूछें, ताकि उसको उस क्वेश्चन को जब आंसर मिलेगा तो आगे के टॉपिक में आपको आगे की चीज़ों में क्लैरिटी आती रहेगी। सो प्लीज़ आई वॉन्ट यू पीपल टू बी इंटरएक्टिव, बट क्वेश्चंस पूछते हुए आप ना हिचकिचाएं। हाँ, क्लास में नहीं पूछ पा रहे बाद में पूछ लीजिए। हमने हर रोज़ क्लास के बाद, मेरी एक पेट आदत है ख़ास तौर पे इस तरह की क्लासेस में, कि मैं कहता हूँ भाई जिस क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, आज हमने इतना ही पढ़ना था, जिसका सवाल है वो रुक जाए, जो जाना चाहता है वो चला जाए। तो आप लोगों के पास ऑप्शन होगी कि भाई आपको हर चीज़ समझ आ गई, आप जाना चाहते हैं चले जाएं। आपके पास आपका कोई सवाल है, आप रुक के सवाल पूछें। और तीसरा, अक्सर बच्चे ये कहते हैं सर मेरे ज़हन में सवाल तो नहीं है लेकिन मैं इसलिए बैठना चाहता हूँ कि शायद कि किसी और बच्चे का ऐसा सवाल हो जिससे मैं कुछ सीख सकूँ। तो यस, आप बैठे, हम उसको इनकरेज करते हैं। एक बच्चा है क्लास में, मैंने कह दिया कि भाई आप लोग लीव कर सकते हैं, आप नहीं जाना चाहते, आप रुकना चाहते हैं कि यार जो बाकी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं हम वो भी सुन लें और उसके आंसर जो हैं वो भी देख लें कि सर क्या देते हैं, तो बिल्कुल ये एक पॉजिटिव तरीका है। चूँकि एट टाइम्स हमने ये देखा है कि कोई स्टूडेंट ऐसा अच्छा सवाल पूछता है जिससे एक नई बात समझ आ जाती है, कि एक नया जो है वो दिमाग में एक नई बात बच्चों के आ जाती है, नया एंगल आ जाता है उस ही बात को समझने का। तो ये इंटरएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको कहा कि इस क्लास के लिए ख़ास तौर पे मैंने 15 मिनट ज़रूर रखे हैं, क्योंकि पोस्ट रिजल्ट स्टूडेंट के ज़हन में सवाल होता है और मेरा फोकस इसलिए ये होता है कि अब वो बच्चा नए आने वाले बच्चे के साथ इन लाइन कैसे होगा, उसको कोई भी बात पूछनी है वो क्लास के बाद ज़्यादा कंफर्टेबली
पूछ सकता है। मैं खुद भी शायद किसी सवाल के जवाब में ऐसा कह दूं कि यार इस क्लास के बाद वाले जो 15 मिनट हैं उसमें ज़रूर एड्रेस करूँगा। फ़ोन पिक हो गया था। लो सर इसको बंद कर देते हैं, अब ये मैं तंग नहीं करेगा। तो यार दूसरे नंबर पे आप फिजिकली मौजूद हैं या ऑनलाइन वीडियोस की फॉर्म में। सर जी आपको चेयर्स आगे प्लेस करनी पड़ेंगी यहाँ पर। अच्छा जनाब, हम अगली बात करते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिवली बाज़ औक़ात सुन नहीं रहे होते, ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। अच्छा, हम लोग को पता चलता है जब स्टूडेंट एक ऐसा सवाल पूछता है जिसको हमने खुद उस लेक्चर में एड्रेस किया होता है। यानी आपने 5 मिनट इस बात पे लगाएंगे ये 20% क्यों आया, और स्टूडेंट ने लेक्चर के फौरन बात का सर ये 20% क्यों आ गया। तो बंदा पहले उसकी तरफ देखता है कि यार ये क्या पूछ लिया आपने। वो बच्चा जो है हमें ये पता चल रहा होता है कि एक्टिवली लिसन नहीं किया जा रहा था इसको। सर आपको ये चाहिए होता है कि आप एक्टिवली लिसन करें। बेटे ये चेयर इस तरफ कर दे। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। सीरियसनेस थ्रू आउट द सेशन ज़रूरी है। थ्रू आउट द सेशन ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं सीरियसनेस 1 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ते के लिए नहीं चाहिए। सीरियसनेस थ्रू आउट द सेशन चाहिए। 1 हफ्ते तक जज्बाती होते हैं, फीस देते हैं तो जज्बाती होते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं कि यार जब नए नए पैसे जाते हैं तो आपको होता है यार ये फीस दे दी, और जब 1 हफ्ता गुजरता है तो कहते हैं अच्छा यार जिंदगी तो बस ऐसे ही है, खर्चा तो करना ही पड़ेगा, फिर ठंडे हो गए। सर ये जो सीरियसनेस है ना सर, प्लीज मेक श्योर करें ये थ्रू आउट द सेशन रहे। सर बात यह है किसी भी क्लास की सीरियसनेस को गेज करना है ना, मैं आज आप लोगों को एक टिप बता रहा हूं। आप देखेंगे जिस दिन टेस्ट था क्या उस दिन भी उतने ही बच्चे ही आए जिस दिन रेगुलर क्लास थी, आपको पता चल जाएगा। यानी रेगुलर क्लास वाले दिन क्लास में जगह नहीं मिल रही होती और टेस्ट वाले दिन बच्चा नहीं नजर आ रहा होता, इतना बड़ा फर्क होता है। हालांकि एक सीरियस बच्चा क्लास टेस्ट को कभी भी मिस नहीं करता। तो सर सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। सर जी रेगुलर पंक्चुअल हो ही नहीं सकता कि अगर आप सीरियस हैं और आप रेगुलर ना हो। सर टाइम पे आइए। पहले 15 मिनट, मैं आज की क्लास की तो खैर है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि सर आप लेट आने का सबसे मेजर नुकसान ये है कि जो बात भी इंसान को नहीं समझ आ रही होती उसे यही लग रहा होता है कि ये बात सर ने पहले 15 मिनट में बता दी होगी, हालांकि शायद वो सर ने पहले 15 मिनट में ना डिस्कस की हो। तो सर रेगुलर रहना और दूसरे नंबर पे पंक्चुअल टाइम पर आना, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते, बात कर चुका हूँ, रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सर ये चीज़ स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस टीचर्स एक्सपेक्टेशन, यार थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाएगा लेकिन मैं इस एक्टिविटी को ज़्यादा फ्रूटफुल बनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा आपसे ये पूछ के कि आप अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सर एक तरतीब से शुरू करते हैं। आप में से जो स्टूडेंट अपना इनपुट देना चाहता है वो प्लीज़ हाथ खड़ा करें। मैं ये चाहता हूँ दिल से
कि आप लोग एक आइडिया, एक एक्सपेक्टेशन आप लोगों के एंड से जो है वो ज़रूर बताइए। मैं आपके साथ एक आम रूटीन से हटके कुछ डिस्कशन आज करना चाह रहा हूं। एक तरफ तो एक जनरल आंसर है कि पेपर पास हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चीजें अंडरस्टैंड हो जाए, सर आसानी से बात समझ में आ जाए। ये यार आपको एक बात बताऊं, टीचर का रोल पैसिव होता है। पैसिव से मुराद है सर घर से निकल के आपने यहाँ पर आना है, उसके बाद मेरा रोल शुरू होना है, मैंने उसके बाद आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन करनी है। आप अगर ऑनलाइन चीज़ें देख रहे हैं तो वीडियो आपने देखनी है, लैपटॉप आपने ऑन करना है, वीडियो आपने ऑन करनी है, उसके बाद मेरा काम शुरू होना है। सर मैंने ओवर द पीरियड जो स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन देखी है मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटा अगर मैं 1 बाय 1 पूछूँ तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मैंने ओवर द पीरियड ये देखा है कि या एज ए स्टूडेंट मैं अगर इसको गेज करूँ 8 साल पढ़ाने के बाद भी, तो मुझे लगता है एक अच्छी टीचिंग ये है कि क्लास में इंटरेस्ट डेवलप्ड रहे, हम क्लास में बैठ के चीज़ों को पिक कर सकें और घर जाके उसको तैयार कर लें। टॉपिक तैयार हो जाए तो उसका टेस्ट हो जाए, आई कैप लेवल का टेस्ट हो, सॉल्यूशन हमारे पास हो, सवाब टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो हम उसको डिस्कस कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ये है कि आप जो हैं वो मिड्स मॉक्स अच्छे से दे सकें। उसका वजह यह है कि सर हम एक चैप्टर को तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो 5 चैप्टर 7 चैप्टर होते हैं तो क्या हम उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, ये भी एक चैलेंज होता है। तो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट मुझे ये लगता है कि यार क्लास में इंटरेस्ट हो गई, टीचर ने पढ़ा दिया, हमें समझ आ गया, हम तैयार कर लें, अल्टीमेटली टेस्ट दें, टेस्ट से अपने आप को ज़्यादा स्किलफुल बनाएं, उसके बाद आई कैप में के पेपर में अपीयर हो। तो ये एक आइडियल तरीका है। यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब बात ये आती कि यार मैं कितनी देर पढ़ूं, या फीस एक बारी और ले लें लेकिन मैनू पढ़न दा ना कहन। असल प्रॉब्लम है कि सर आपको पढ़ना पड़ेगा। जब मैं नॉर्मली स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन पर ज़्यादा बात करता हूं, लेकिन इस बार मैं टीचर एक्सपेक्टेशन पे बात करना चाह रहा हूं। या टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप रोज का रोज पढ़ के आएंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर हो जो जिस दिन पढ़ाए अगले दिन सवाल पूछा जाए उस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको बुरा लगे। मुझे नहीं लगता, होना ही नहीं चाहिए, अक्ल ही नहीं मानती। उसकी वजह यह कि उसको तो अच्छा लगता है, यार शुक्र है बच्चा पढ़ के आए तो सवाल किए। तो सर प्रॉब्लम असल में कहां है? जहां आप नहीं पढ़ते, जहां आप रेगुलर नहीं होते, जहां आप कंसिस्टेंट नहीं होते, जहां आप सीरियस नहीं होते। 2 दिन पढ़ लेते हैं और फिर आपको लगता है यार ये तो आसान है, काम ज़्यादा नहीं है, फिर अगले दिन इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि आधे घंटे का तो काम है, कल इकट्ठा ही कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता रूटीन ख़राब हो जाती है। मैं एक बात बहुत ज़्यादा ये करता हूँ कि यार हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बट कंसिस्टेंसी इज़ मोर। कंसिस्टेंसी हर रोज़ 1.5 आवर की सिर्फ रिक्वायरमेंट है। मैं आपको ये यकीन से कहता हूं, आप मुझसे आज ये वादा कर लेंगे सिवाय इतवार के
किसी दिन 1.5 घंटे से कम क्लास के अलावा नहीं पढ़ेंगे, मैं आपसे ये कमिटमेंट करता हूं, आपका टेस्ट पास हो जाएगा। ये मेरी कमिटमेंट है। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम इधर है कि सर मुझे 8 सालों के तजर्बे से यह बात पता है कि आप इतने कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जनरली नहीं रह पाते लोग। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग नहीं रह पाए, वो उनकी कामयाबी जो थी ना वो डाउट में थी, तुक्का लग गया, पास हो गए, नहीं तो सर फेल हो गए। 95% ऑफ द पॉपुलेशन इन सीए आखिरी 1 माह में जोर लगा के पढ़ती है बस। जिस दिन सिलेबस खत्म होता है ना, उस दिन उनकी सुबह होती है, लो जी कल तो मैं उन पढ़ना है। यकीन माने एक अच्छा स्टूडेंट उस वक्त तक कवर कर चुका होता है सारा। मैंने ये बड़ी मेजर वीकनेस देखी है। मैं ये वाली सारी नसीहतें चाहता हूं कि आज हो जाएं, कल से हमारे पास हम लोग पढ़ रहे होंगे। सर एक बात और बताता चलूं, चूंकि ये क्रैश बैच या पोस्ट रिजल्ट बैच है, तो हमारे पास हर दिन कीमती होता है, हर दिन प्लान्ड है, हर वीक प्लान्ड है। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप कोई दिन ऑफ ना करें, कोई दिन जाया ना करें। रूटीन में रेगुलर रहना इज सुपर इंपॉर्टेंट। सर एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, खास तौर पे पोस्ट रिजल्ट वाले बच्चों के साथ। प्री वालों के लिए भी, प्री वालों में जो अक्लमंद है उनके लिए भी इसमें निशानियां छुपी हुई हैं। सुनिएगा ध्यान से। मैंने ओवर द पीरियड सीखा है, पोस्ट रिजल्ट वाला बच्चा जिसका पेपर दिया और पास नहीं हुआ, उसके अगली बार पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये मैं बड़ी अजीब बात करने लगा हूं आपसे, और मैं उसकी वजह आपको आज बताने लगा हूं। मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि सर पिछली बारी मेरे नंबर ज्यादा थे, इस बारी तो नंबर भी पहले से कम आए हैं। सर देखिए, आपका रिजल्ट आया और अगर आपके रिजल्ट आने पर आप फेल हुए हैं, उसके बाद आपने पहले 8-10 दिन ये सोचने भी लगाया कि अब क्या करना है। और बहुत से बच्चे, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ, मैं भी उस कैटेगरी में जो ये सोचते हैं कि यार पहले पढ़ तो लिया, इस बार नहीं पढ़ते, या वो सोचते हैं हम खुद पढ़ लेंगे। और वो क्या करते हैं, वो क्लासेस लेने की बजाय सेल्फ स्टडी का प्लान करते हैं। जब वो सेल्फ स्टडी का प्लान करते हैं तो उससे 1 हफ्ता बाद तक पढ़ते भी हैं, लेकिन चूंकि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल बंदा, कोई और पर्सन जो उनसे पूछे, जो उनको कहे कि भाई पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, नहीं होता और पेपर दूर होते हैं, तो वो रेगुलर नहीं रह पाता। सर मैं इस चीज़ पर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने 95% स्टूडेंट्स को ये ट्रेंड फॉलो करते हुए देखा है, जिसके बाद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। सर ये वाला बच्चा 1 वीक तक पढ़ता है और उसके बाद ये रेगुलर नहीं रह पाता। अब चूंकि ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, रेगुलर नहीं रह पाता, तो
आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने लग जाता है और फिर एक टाइम आता है जिस टाइम पे उसने आई कैप का एडमिशन देना होता है। आई कैप को जब ये फीस जमा कराता है ना, इसके अंदर एक ताकत आती है और एक एनर्जी आती है कि नहीं यार अब मैंने पढ़ना है। शुरू में थोड़ा सुस्त हो गया था लेकिन अब नहीं। सर इस आई कैप की फीस जमा करा के फिर उसके बाद ये दोबारा एक हफ्ता पढ़ने के बाद फिर ठंडा हो जाता है और उसके बाद जब लास्ट मंथ आता है तो फिर इसके अंदर एक नया जोश और वलवला पैदा होता है और ये पढ़ना शुरू करता है और ये पढ़ता भी है। लेकिन क्या ये आखिरी मंथ में सिर्फ वो पढ़ता है जो इसने पिछली बार रिजल्ट से पहले पढ़ा हुआ था, उतनी तेजी के साथ। सर आप जब आखिरी महीने में पढ़ेंगे तो जो पिछली अटेम्प्ट में आपने तैयारी की हुई थी उस अटेम्प्ट की, जो पिछले अटेम्प्ट की तैयारी थी उसी को ही दोबारा पढ़ेंगे। मुझे आप एक बात बताइए, आपने अगली अटेम्प्ट में वैल्यू क्या ऐड की? कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा लाजमी फेल होगा, शायद पास भी हो जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपको ठोकर लगी, आप गिरे, आपने क्या ये नहीं बनता था कि यार मैं अगली अटेम्प्ट में ज्यादा एहतियात करूं? क्या ये नहीं ड्यू? क्या ये नहीं बनता कि यार मैं जब अगली अटेम्प्ट आनी है ना, अब मैंने नहीं गिरना, अब मैं ज्यादा एहतियात करूंगा? आपने उस अगली अटेम्प्ट में एहतियात नहीं की। मैं इस वजह से, और अल्टीमेटली वो सारा कुछ पिछला पड़ा हुआ दोबारा पढ़ता है, तैयार करता है और वो फिर वही दे आता है। पास हो गया तो बहुत अच्छे, ना पास हुआ 2 अटेम्प्ट हो गई, यार मेरा तो ना दिल चाहता है पढ़ने को ना कुछ है। सर यहां पर आप, चूंकि आप खुद पढ़ रहे होते हैं तो आपका वो इंटरेस्ट भी स्टडी में डेवलप नहीं होता। क्यों नहीं होता? सर आप खुद पढ़ रहे होते हैं, इस वजह से आपका इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता स्टडी में, नए सिरे से पढ़ने का। आप खुद पढ़ रहे होते हैं तो आप पुरानी चीजें जो पहले आती हैं उन्हीं पर ही ज्यादा जोर देके उन्हीं को ही दोबारा तैयार कर लेते हैं, जबकि जो चीज आपको आती है वो तो आती है, जो नहीं आती थी इस बार आपने वो पढ़नी थी यार। अब दूसरी बार पेपर में अपीयर होने जा रहे, एक बार रुक के सोचना नहीं है कि यार पहले भी मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, मुझे यही आता था, अब भी मैं दोबारा यही पढ़ा है, मैंने क्या इजाफा किया है, मैंने क्या एहतियात किया इस बार एक्स्ट्रा पेपर पास होने के लिए, ये नहीं सोचना आपने। सर अब मेरी बात सुनिए, असल में आपके 3 मंथ्स हैं, ये बहुत क्रूशियल है। एक ये जो करंट चल रहा है मई, 1 जून और 1 जुलाई। सर इस 3 माह में आपने हर चैप्टर, हर सफा ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। जो बच्चा पहली बार पढ़ा होता है ना उसको मजा आ रहा होता है और वो सीख रहा होता है हर लफ्ज हर लाइन, और जो बच्चा दूसरी बार पढ़ा होता है ना वो अजियत में होता है, उसको हर दूसरी लाइन पढ़ के 6 माह पुरानी को बात याद आ जाती है, वो बेचारा उस दुख में मुब्तला हो जाता है। जिस दिन सर ने ये बात बताई थी ना, उस दिन सर ने एक लतीफा भी सुनाया था। सर क्या ऐसा है या नहीं है? अल्टीमेटली आप क्या क्वालिटी ऐड करते हैं, मेरा सवाल ये है। और अगर आप क्वालिटी ऐड नहीं कर रहे तो सर आप एक्सपेक्ट ना करें कि आप पास हो जाएंगे। जुगाड़ है, लग जाती है,
सर मुझे ऐसे बच्चों का ही पता है जो कहते हैं हमने आज तक कभी क्लास ली नहीं, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में पास है, क्लास ही नहीं ली, किसी इंस्टीट्यूशन से भी नहीं ली। तो फिर हम फिर क्लास नहीं लेते, जान छुड़ा लेते, पहले भी नहीं पढ़ना चाहिए था, हमने सारा गलत पढ़ लिया। ये बात नहीं है सर, स्टैंडर्ड तरीका है हर चीज को करने का, आइडियल तरीका है हर चीज को करने का। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप रिपीट कर रहे हैं या अगर आपकी अटेम्प्ट लगी है तो आपको इन 3 माह में हर चैप्टर के हर टॉपिक की हर लाइन को दोबारा ध्यान से पढ़ना था। जो बात समझ आ गई वो तो ठीक, जो बात नहीं समझ आई उसके पीछे पढ़ो और उस पर फोकस करो, क्वालिटी ऐड करो। क्लास लेने से जो बातें पढ़ी होती हैं वो जेब में आ जाती हैं, जो बातें नहीं पढ़ी होती बंदे की तवज्जो उन चीजों की तरफ आ जाती है। ये फायदा है क्लास लेने से, आपने कंसिस्टेंट रहना है, ये फायदा है। क्लास लेने से आपको हर रोज पता होगा यार मैं पढ़ लूं, आज सर ने क्लास में ये कराया मैंने नहीं पढ़ा। जो बच्चा क्लास नहीं ले रहा उसको ये ख्याल 1 हफ्ते बाद आता है, सर आप जब क्लास ले रहे होंगे तो आप ईद के दिनों में कितनी छुट्टियां करेंगे, जितनी छुट्टियां क्लास ऑफ होगा उतनी करेंगे। तो जो खुद पढ़ रहा है वो उन ईद के दिनों से 5 दिन पहले ईद की तैयारी की और 5 दिन बाद पोस्ट ईद छुट्टियां कर रहा होगा, क्योंकि उसको तो किसी ने नहीं ना पूछना। यार भाई मैं इन सारी चीजों से गुजर चुका हूं और मुझे पता है कि क्लास क्यों लेनी चाहिए। यही बात मैं स्टूडेंट्स को भी समझा रहा था। भैया 2 की रीजंस हैं, क्वालिटी ऐड करनी है इन 3 माह में, वो ही जो पहले पढ़ा हुआ है वो नहीं सर, उसके जो पहले मिस किया है वो इन 3 माह में पढ़ना है और अगस्त में सिर्फ रिवाइज करना है। और अगर आप रेगुलर नहीं रहते और कंसिस्टेंट नहीं रहते तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, सिर्फ आखिरी 3 माह, आखिरी 1 अगस्त के महीने में जो पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करके कह देंगे या अल्लाह ऐत की पास हो जाइए, और फिर कह भी रहे होते मैंने इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की है। सर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, आपने खुद जो चीजें पहले पढ़ी हुई थी वही दोबारा पढ़ी। आपका ध्यान होता है कि यार जो चेंजेस आई हैं किसी साथ से, किसी इधर उधर के बंदे से मैं वो सीख लूं। अच्छा वैसे आपने कभी गौर किया है जिस बच्चे ने क्लास ली होती है वो आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली बता रहा होता है कि इस बार ये चीजें चेंज हुई हैं और बस खत्म। और जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली होती वो बस इसी कोशिश में होता है कि मेरी को जुगाड़ लग जाए और मैं किसी से बस ये 4-6 सफ़े चेंज हुए ना बस मैं ये कर लूंगा, बाकी मुझे आता है सारा। सर आपकी सबसे कीमती चीज इस वक्त आपके लिए आपका टाइम है और आप अपने 6 माह को दांव पे लगा देते हैं बहुत थोड़ी सी अमाउंट को बचाने के लिए। मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा अपनी बात बताता हूं कि यार मेरे कैफ के 2 पेपर रह गए थे और मेरे ज़हन में भी यही था कि यार बस 2 रह गए, अब मैं खुद करूँगा तैयार। लिटरली आखिरी मंथ में ही मैंने पढ़ना शुरू किया था और इस तरह ही दोस्तों से पूछना भी यार इस बार कोई चेंज तो नहीं आया, यार तू क्लास ले रहा है इस बार वही पढ़ाया होगा सर ने पिछली बार वाला ही। यही कहते हैं ना सब कि भाई वो पिछली बार वाला ही पढ़ाया होगा, कोई चेंज आया। अच्छा ये 3 सफ़े नहीं हैं, चलो वो फ़ोटो कॉपी कराए, उसको एक बार पढ़ लिया और बात ख़त्म। आखिरी महीने में वो सारा ही रिवाइज किया, पेपर में गया, वो दोनों पेपर फेल हो गए। वो 6 माह जो मेरी ज़िंदगी का नुकसान हुआ है, कसम से मुझे आज भी उसका अफसोस है कि यार वो 6 माह मेरे ज़ाया हो गए। 6 माह कैफ के ज़ाया हुए, बहुत सी फर्म्स की अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई। जाहिर बात है मैं अब एक दूसरे स्टूडेंट के कंपैरेटिवली लेस अट्रैक्टिव हो गया चूँकि 6 माह एक्स्ट्रा मुझे लगे थे। मैंने क्या बचाया था? मुझे आज लगता है कि मैंने वो गलती की है। अगर मेरा भाई हो तो मैं कभी भी उसको ये ना करने दूं। तो जब एक सिंसियर एडवाइस की बात आती तो मैं एक ही बात करता हूँ कि नहीं यार, नहीं बनता नहीं है कि आप दोबारा क्लास ना लें
रेगुलर ना रहें। अच्छा, ये सिर्फ क्लास में एनरोलमेंट के लिए नहीं बात है, रेगुलर रहने के लिए है। यानी एक स्टूडेंट है, वो मुझे कहते हैं कि सर मैंने दोबारा क्लासेस में एनरोलमेंट करवाया। यार आपको मैंने देखा तो नहीं, कहते मैंने एनरोलमेंट करा ली थी। तो एनरोलमेंट से तो नहीं पास होना था ना यार, आपने रेगुलर रहने से पास होना था। आप रेगुलर नहीं रहे, आपने टेस्ट नहीं दिए, आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। पिछली बार आप लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो रिपीट कर रहे हैं टेस्ट नहीं दिए, इस बार एक टेस्ट नहीं छोड़ना यार। आप मैंने आपको पहले कहा 15 मिनट मैंने इजाफी सोचे हैं दिमाग में कि मैं मौजूद हूं, भाई पूछें क्या पूछना। टेस्ट, क्लास, डिस्कशन, क्या चीज है जहां पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमने क्लास का 25% एक्स्ट्रा सिर्फ क्वालिटी ऐड करने के लिए इस क्लास के लिए रख दिया। तो सर मैं इस चीज़ को बड़ा एम्फेसाइज करता हूं कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको प्लीज़ इंश्योर करें। और फिर वही बात है कि ये बात रोज़ रोज़ हो नहीं सकती। क्वालिटी ऐड करेंगे आखिरी इन 3 माह में, तो अगस्त में जाके सब कुछ रिवाइज करेंगे, ताकि आप जब पेपर में बैठे हो तो आपको पता हो कि यार मुझे सब आता है, अब या अल्लाह तू मेहरबानी कर और मैं पास हो जाऊं। तो वो पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसको ज़हन में रखिएगा। ये चीज़ आपके साथ मैंने करनी बहुत मुझे लगा कि अहम है, जो मैं कर लूँ। सर सब्जेक्ट की नेचर, सर 30 to 40 मार्क्स कह लीजिए मैक्सिमम नॉलेज रट्टे वाला आता है, और 60 to 65 इवन 70 प्लस भी न्यूमेरिकल बेस्ड आता है। सर आपको इस सब्जेक्ट में क्रैम भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सर प्रैक्टिस के बगैर टेक्स्ट में आप पास नहीं हो सकते। सर मैंने पिछली 3 अटेम्प्ट्स का एक क्रक्स आपके साथ शेयर किया है। एक्चुअल में आई कैप क्लेम करता है कि पहले 3 चैप्टर्स में से 5 से 10 नंबर का आता है, इनकम टैक्स में से 60 to 75% आता है, और सेल्स टैक्स में से 20 to 30% आता है। आई कैप ये क्लेम करता है, जबकि असल में पिछले 3 पेपर्स को देखा जाए तो सर पहले 3 चैप्टर में से 7 नंबर का, इनकम टैक्स में से तकरीबन 67 मार्क्स का, और सेल्स टैक्स में तकरीबन 26 मार्क्स का पेपर हमें आया। तो आप एक असेसमेंट कर लेते हैं कि कैसे इसको लेके चलना। सर मैं आपके साथ ये सब बातें डिस्कस करने के बाद इस चीज़ पर बहुत स्ट्रांगली आपको कहूँगा कि यार हम आपको एनालाइज करके चीज़ें बताते जा रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि किस चैप्टर पर कितनी मेहनत करनी है। बुनियादी तौर पे ये डॉक्यूमेंट रिवीजन के वक्त आता है। अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए हर चीज़ 100% इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जब आप आखिरी दिनों में एक बार रिवाइज करने लगेंगे तो देखना होगा कौन सी चीज़ पहले रिवाइज करें, कौन सी बात करें। ये डॉक्यूमेंट मेनली उस वक्त काम आता है, लेकिन चूंकि ये पोस्ट रिजल्ट है तो हम इसको इस वक्त भी शेयर कर देते हैं। सर मेरी एक इस वक्त मैं ये चाह रहा हूँ, एक ख्वाहिश है कि आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें तो वो ज़रूर पूछें प्लीज़। आप लोगों के जहन में कोई सवाल, कोई क्यूरी है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। कोई बात जी प्लीज़, पक्की बात है। जब तक कोई एक बच्चा नहीं पूछेगा तो दूसरा भी नहीं पूछेगा, तो वो एक बच्चा कब पूछेगा, ये एक सवाल है। जी प्लीज़। सिलेबस का बैंड होगा, देखा कितना मुफीद सवाल पूछा उन्होंने। सर जी सिलेबस टेंटेटिव डेट 10 अगस्त अपने जहन में रखिए, 10 अगस्त। जी प्लीज। सर सेल्स टैक्स का रेट 17 से 18% हो गया, जिससे जाहिरी बात है सारे न्यूमेरिकल्स अपडेट हो गए हैं।
वो एक पॉइंट है। दूसरे नंबर पे सेल्स टैक्स में एक दो और चीज़ें चेंजेस आई हैं, जब इंशाल्लाह सेल्स टैक्स करेंगे तो तब आपको डिटेल से बता रहूँगा। इनकम टैक्स में मैं अपनी किताब की बात करूं तो उसमें चैप्टर नंबर 9 में चेंज है, और उसके अलावा एज सच टैक्स में पहले 3 चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं है। ये सब पीछे बुक्स बच्चों को मिल रही हैं इस वक्त पिछले आधे घंटे से। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी पेपर को टाइमली कैसे कंप्लीट करना है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने बुक के बारे में कहा, उसके बाद मैं आपको एड्रेस करता हूं। सर जी बुक की बात की जाए, सर ये 10th एडिशन है, ये अवेलेबल है। जो लोग एनरोल्ड हैं वो इस क्लास में अभी इस वक्त भी पीछे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं और इंशाल्लाह आप लोगों तक भी अभी पहुंच जाती हैं। जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनको तो उसके साथ ही मिल जाएंगी। पॉइंट सिर्फ ये है कि इस बुक में क्या चेंज है और क्या ये बुक काफ़ी है, और क्या रिपीटर का ये सवाल है कि क्या ये बुक हम नई अपडेटेड खरीदे। इन सारी बातों का जवाब मैं आपको देने लगा हूं। बात नंबर 1, इस बुक में सबसे पहले कंप्लीट नोट्स हैं। बात नंबर 2, इस बुक में जो है ऑटम 14 से लेके स्प्रिंग 2023 तक, हम इनको बता दीजिए ना आप कि प्रॉब्लम आ रही भाई जी। दूसरे नंबर पे इस बुक में पास पेपर्स हैं जो टॉपिक वाइज हैं। हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड ऑटम 14 से लेके स्प्रिंग 23 तक के जितने पेपर्स थे उनको हमने अरेंज करके विद अपडेटेड सॉल्यूशंस। अपडेटेड सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं, यानी ये जो लेटेस्ट टैक्स के रूल्स आए हैं उसके मुताबिक उनका जवाब दिया गया। तीसरे नंबर पे एक लेटेस्ट अटेम्प्ट हमने प्रैक्टिस मॉक के तौर पे बुक के सबसे लास्ट में अटैच कर दिया। एडिशनल प्रैक्टिस है सर इसके अंदर। आई कैप की जो बुक की एग्जांपल्स है ना, वो अक्सर एज इट इज पूछ लेता था वो। तो आई कैप की किताब की सारी एग्जांपल्स भी टॉपिक वाइज हमने इस बुक में डाल दी। आई कैप के पास पेपर्स ऑटम 14 10 साल ही हो गए ना, ऑटम 14 के पास पेपर 20 सारे ऐड कर दिए, और एक कंप्लीट नोट्स जो कि कंसाइज है उसको भी हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। फिर उसके बाद क्या नई बुक लेनी जरूरी है? सर जी इसका जवाब ये है, हमाद भाई आप जितनी बार गुजरेंगे वो उतनी बार कटेगा। उसके बाद अब अगली बात यह है कि सर जिनके पास पहले ही किताब मौजूद है वो क्या करें? सर दो चीजें याद रखिएगा, एक किताब और एक उस्ताद। भरोसा हो तो ही पढ़ना चाहिए। अगर आपको डाउट हो ना तो फिर बंदा बार बार एक टीचर से पढ़ के दूसरे टीचर को भी सुन रहा होता है, क्या पता सर को खुद भी आता है या नहीं। सर अब फिर फायदा नहीं है। तो भाई एक उस्ताद और एक किताब अब होता है कि जब टीचर खुद कह रहा है कि भाई ये अपडेटेड बुक नहीं है, इससे अगला एडिशन लें जो अपडेटेड है, तो फिर आप ना जब भी कोई सवाल, जब भी कोई बात होगी, आप एंड तक कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएंगे। एंड तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएंगे अगर आप प्रीवियस एडिशन यूज कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, मिसाल के तौर पे पूरे सेल्स टैक्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो अपडेट किए हैं 3% के हिसाब से। अब आप एक पुराना सवाल पढ़ रहे हो, आपके पास पुरानी बुक है, आप सवाल करेंगे, आपका सवाल कभी भी टैली नहीं होगा।
चूँकि आपको पता होगा यार ओहो ये तो 17% के हिसाब से किया हुआ है ना, हमने तो 18% लगाना है। फिर आप उस बुक को अपडेट करेंगे तो एक फील होती है ना कि आप सवाल कंप्लीट करते हैं, आपका आंसर आता है 104114, आप किताब में देखते हैं 104114, आप कहते हैं यार बेहतरीन हो गया। सर मेरी बात समझ आ रही है? ये वाली फील नहीं पैदा होती जब आपको पहले ही पता होगा किताब के अंदर जवाब ही ठीक नहीं है या किताब तो अपडेट हो गई है। तो सर मैं इस वजह से अपडेटेड बुक का ही बात करूंगा कि यार ये लाजमी है और इसको आप ज़रूर जो है ना वो जहन में रखें कि बुक अपडेटेड लेनी है। मैंने तो सब बच्चों को एक ही बात कही, रेगुलर रहने के लिए और टेस्ट साथ साथ देने के लिए, हर चीज़ के लिए जो है वो आपको अपडेशन चाहिए। किताब भी अपडेटेड, टेस्ट भी हम अपडेटेड आपके साथ शेयर करेंगे। पिछली बार वाला, अगर पिछली बार हमने कोई टेस्ट लिए हैं तो इस बार हम वो वाले टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहे होंगे। सर आई कैप अगर अपने आप को अपडेट करें तो आई कैप जिस टाइप के सवाल उसने पिछली बार या उससे पिछली बार पूछे हैं, हम भी अपने टेस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड करेंगे ना सर, वो वाले सवाल आपके साथ पूछेंगे जो वो हो। लो सर ये आपकी बुक के हवाले से डिस्कशन थी, आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की थी इन एग्जाम लेवल, यही कहा था ना। अच्छा जरा देखिए, मैंने एक वीडियो शेयर की थी रिजल्ट वाले दिन, अब उस वीडियो में भी ये वाली बात की थी और अब फिर कर देता हूँ। सर बच्चे नॉर्मली ना फेलियर की रीज़न क्या होती है, प्री रिजल्ट वालों आप लोग भी ध्यान से सुनो, अक्लमंद वो होता है जो किसी से सीख ले, ना कि खुद गिर के सीखे। तो सर पॉइंट ये था कि हम ये बात कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, बच्चा क्यों फेल होता है। जिस बच्चे की तैयारी नहीं थी वो फेल हो गया, उसका तो जवाब आसान है, बेटे तैयारी करो। जिसकी तैयारी थी वो फेल हुआ, उससे पूछा जाएगा भाई तुम क्यों फेल हुए, उसमें एट टाइम्स उसको पेपर सही हल नहीं करना आ रहा था और एट टाइम्स उसमें प्रॉब्लम ये दिखेगी वो ऑन द स्पॉट पेपर में टाइम मैनेज नहीं कर सका या पैनिक हो गया। अब इसका क्या तरीकेकार है? सर हम मॉक करवाते हैं आप लोगों को। जो मॉक अटेम्प्ट करता है ना बच्चा, वो नॉर्मली एक बेहतर पोजीशन में होता है कि वो उसने चूंकि फुल पेपर अटेम्प्ट किया होता है। सर जिन लोगों को टाइम का इशू रहा पेपर में, उनके लिए वाजिब ये है कि वो कम से कम पेपर से एक वीक पहले 2 फुल फ्लैज पेपर जरूर अटेम्प्ट करें। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में पास पेपर प्रैक्टिस सेशन के नाम से पिछली 2 अटेम्प्ट्स पूरी सॉल्व करवाई थी यहाँ पर ही, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको व्यू किया हुआ था यूट्यूब पर भी और सोशल मीडिया पर भी, और फिजिकली भी काफ़ी बच्चे मौजूद थे। अच्छा वो जो प्रैक्टिस सेशन था ना, वो ये था कि यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक पेपर देखिए उसको पूरा असेस करें, दूसरा पेपर देखें उसको पूरा असेस करें, तीसरा पेपर देखें उसको पूरा असेस करें, चौथा भी आने वाला है आपकी अटेम्प्ट में। यकीन माने जब आप ये 3 पेपर देखेंगे ना तो चौथा उससे एक स्टेप ऊपर ही होगा, जिस तरह एक रूटीन की तरतीब चल रही है। उससे ना आप बेहतर पोजीशन में होंगे कि असेस कर सकें कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई और कैसे क्वेश्चन को डील करना है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त हम नहीं बता पाएंगे, ऑब्वियसली प्री रिजल्ट पोस्ट रिजल्ट इकट्ठा है, लेकिन किस सवाल को किस वक्त अटेम्प्ट करना है ये बड़ी अहम बात। और सर मैं हमेशा एक बात कहता हूं तो मैं वो एक्सप्लेन कर ही देता हूं। सर सुनिएगा, आपको किसी भी पेपर में सबसे पहले रट्टे वाले सवाल हल करने चाहिए जो आपको आते हैं, क्योंकि उनके बारे में आपको पता होता है कि इसमें से तो 5 में से 5 आएंगे ना। दूसरे नंबर पे किसी भी पेपर में रट्टे वाले सवालों के बाद जो छोटे सवाल होते हैं ना 3 से 5 मार्क्स की कैटेगरी के,
दैट शुड बी ऑन द सेकेंड प्रायोरिटी। और जो फुल फ्लैज 18-20 मार्क्स के सवाल होते हैं ना, उनको आपने तीसरे नंबर पे रखना होता है। तो बाज़ों का पेपर अटेम्प्ट करने की जो टाइमिंग होती है ना, वो इस वजह से इफेक्ट हो जाती है चूंकि आप जो हैं वो एक राइट अप्रोच से सवाल नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपने पेपर ओपन किया, सबसे पहले एक बड़ा न्यूमेरिकल था, आप वो सॉल्व करने लगे, वो न्यूमेरिकल आपका 1 घंटा खा गया। अब आपसे शायद पेपर हैंडल ना हो, आप पेपर में पैनिक कर जाएंगे। हालांकि अगर आपने पहले 25 मार्क्स के वो छोटे छोटे सवाल कर लिए होते ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा और 45 मिनट में 25 मार्क्स में से आप 22 मार्क्स ले भी चुके होते, उसके बाद आप अगले सवाल करते तो आप उसको बेहतर हैंडल कर पाते। अब अगर आपने लेंथी न्यूमेरिकल, अब होता ही है ना, हमने सबसे ज्यादा मेहनत ही न्यूमेरिकल पे की होती है, तो हम कहते हैं जो न्यूमेरिकल को पहले पकड़ लेते हैं, वो न्यूमेरिकल को पकड़ लगता है, न्यूमेरिकल हमें पकड़ लेता है। न्यूमेरिकल हमें हिलने नहीं देता, फिर न्यूमेरिकल से जान छुड़ाते छुड़ाते 1.5 घंटा हो जाता है। अब वो 1.5 घंटे में बाकी पेपर करने लगते हैं, वो स्पीड से करते हैं, बंदा पैनिक कर जाता है, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। दिस इज वन रीजन। ठीक है जी सर, कोई और सवाल? रिजल्ट की परसेंटेज आई कैप की 29% है, 25 से 30% के दरमियान है। सर मैं एक बात बताऊं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक समझ लें कि एक पॉइंट है कि अच्छा यार इतने बच्चे पास हुए, 29% रिजल्ट रहा। आपको मैं इसको दूसरे तरीके से असेस करना सिखाता हूं। कितने परसेंट बच्चे पास हुए? 29% नहीं। कितने परसेंट बच्चों ने इतनी मेहनत की कि टैक्स का पेपर पास कर लें? वो 29% थे। सर अगर आप उतनी मेहनत करेंगे जिससे टैक्स का पेपर पास होना है, तो आप उस 29% के अंदर होंगे। वैसे अगर आपने सोचना है तो ऐसे ही आप कह सकते कि ओहो हो बड़े कम बच्चे पास हुए। ऐसा नहीं है सर, उतने ही पास होने चाहिए थे, उतने ही डिजर्व करते थे। सर यकीन माने बच्चे इतने रेगुलर होते हैं, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, आखिरी महीने में मुझे पता होता है यार इस बच्चे को कोई फेल नहीं कर सकता। मैंने नहीं आज तक देखा कि कोई बच्चा इतना कमिटेड हो, मेहनती हो, थ्रू आउट द सेशन मेहनत कर रहा हो और वो बेचारा जो वो बार बार फेल हो रहा हो। मैंने ऐसा होते नहीं देखा सर। सर जी कोई और बात जो आपके दिल में हो? वीकली टेस्ट होंगे, और मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने इस बार टेस्ट का ये किया है कि मैंने सारे टेस्ट भी जो जिस तरह से पिछली 3 अटेम्प्ट्स में ट्रेंड अपडेट हुआ है, अकॉर्डिंगली मैंने टेस्ट को भी सबको अपडेट करा रहा हूँ। मेक श्योर करूँगा कि इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर हों, आप उस टेस्ट को परफॉर्म करें। यार हमारे पास 5 मिनट है, एक थोड़ी सी बात टेस्टिंग सिस्टम पर भी कर लेते हैं। यार टेस्ट एक साइंस है, उसको समझिए। स्टेप नंबर 1, टेस्ट प्रिपेयर करना। आपको चाहिए आप प्रॉपर मेहनत के साथ टेस्ट प्रिपेयर कीजिए। स्टेप नंबर 2, जब टेस्ट को अपीयर करें तो फुल एफर्ट के साथ अपीयर हो, तो फुल अटेम्प्ट के साथ, फुल मेहनत के साथ अटेम्प्ट भी करें। यानी एक ये है कि आपने मेहनत से चैप्टर तैयार किया है, दूसरा स्टेप ये है कि जब आपके सामने टेस्ट आया है तो फिर उसको पूरी मेहनत के साथ करें। ऐसे ही आपने देखो यार ये तो सीधा सीधा रट्टा है, छोड़ो यार, या आपने कहा यार ये तो मुझे मुश्किल लग रहा है, नहीं करना। सर जी ये नहीं होना चाहिए। यानी कुछ बच्चे होते हैं ना, बेजार हो जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं। नहीं, पूरी मेहनत करें। दूसरी बात। तीसरी बात, जब टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हों, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये कि टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उससे वापस ही नहीं लिया। यार ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी चीज की कीमत अदा कर दें और सामान ना लें। ये जितने बॉयज बैठे हैं, मैं नहीं मानता कि ये दही लेने घर से गए हो
और पैसे दे दिए और नहीं लिए बगैर वापस आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा देखिए आप, अच्छा उस टेस्ट तक गौर कीजिएगा, उस टेस्ट में आपने मेहनत की, आपने टेस्ट परफॉर्म किया, उस परफॉर्मेंस के बाद आपने अपनी गलतियों को सीखना था और वहां पर आपने कहा बस ठीक है यार 30 में से 20 आ गए ना, काफी है, बस 50% ऊपर ही है ना। नहीं भाई, उसको देखें क्यों कम आए, जिसने नंबर काटे हैं उससे उसकी वजह पूछे, वो जो आप सीखेंगे ना वो असल कमाई है। यार मेरी बात पिक कर रहे हो, यस और नो? सर जी ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, उसके बाद जब आपने पिक कर लिया, आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरा फलां एरिया वीक है, उसको मेहनत करके कवर करें। सर इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा टेस्ट थ्रू हर वीक आपके साथ हम कंडक्ट होगा इस क्लास के अंदर ही, वो हम आपका टेस्ट कंडक्ट भी कराएंगे, उसको चेक भी कराएंगे, मार्क भी कराएंगे, और हमारे साथ जो है इंशाल्लाह आप कनेक्टेड, आप उससे सीख भी रहे होंगे कि यार ये चीज़ें इजाफी नहीं जो आपके जहन में नहीं थी। तो ये एक टेस्टिंग सिस्टम के वाले से थोड़ी सी डिस्कशन थी, और ख़त्म वहाँ पर होता है जब आपने टेस्टिंग सिस्टम का आखिरी पॉइंट ये है, आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद वापस लिया, गलतियां आइडेंटिफाई की, उसको सीखा और जो एरिया वीक था उसको तैयार किया, उधर जाके आपका टेस्ट कंप्लीट होता है। सर जी मेरी बात समझ रहे हैं? जी प्लीज। टेस्ट का पीडीएफ और उसी दिन या उससे अगले दिन सॉल्यूशन का पीडीएफ शेयर होगा ग्रुप में। डन? और कोई बात? सर जी ग्रुप में कब ऐड करेंगे? मुझे अगर आप ये बात पहले कर देते तो अब तक वो सफा वहां तक घूम गया होता। मैं मैनेजमेंट से बात कर लूं, अदरवाइज हम इंशाल्लाह कल ग्रुप बना देंगे, शायद आज ही बन जाए ग्रुप। मैं अभी मैनेजमेंट को कह दूंगा, शायद आज शाम तक आपका ग्रुप बन जाए। जी सर। सर आपके ज़हन में कोई भी बात? यार मेरी आखिरी बात मैं आज की आपके साथ करने लगाऊं, जो कंक्लूसिव बात है। बच्चों ये 7 बातें आप कर लो, पेपर पास होने की गारंटी मैं कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1, आपने रेगुलरली क्लास में आना है, यस और नो? स्टेप नंबर 2, क्लास में आकर अटेंटिवली पूरा लेक्चर लेना है, यस और नो? स्टेप नंबर 3, आपने क्लास में जो टेस्ट कंडक्ट होंगे उनको मेहनत के साथ तैयार करके अटेम्प्ट करना है अच्छे से, यस और नो? स्टेप नंबर 4, जब वो टेस्ट चेक होके मिलेंगे उससे अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करके अपने आप में इंप्रूवमेंट लानी है, यस और नो? सर इसके बाद जो मॉक्स और मिड्स होंगे उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, यस और नो? सर इसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक, हाउ टू मतलब पोस्ट मॉक जो है ना वो डिस्कशन सेशन होता है, वो होता है, पास्ट पेपर सेशन होता है, यानी एक फुल फ्लेज पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सर ये हमारा आखिरी काम होता है। ये सारे काम आपने करने हैं, अपने पास एक चेकलिस्ट बनाए, ये सारे काम आप कर लें रेगुलरली। मैं आपको बता रहा हूं आपकी टेक्स्ट में इंशाल्लाह अटेम्प्ट नहीं लगेगी। मेरी इस सेशन का आज फर्स्ट डे था। अल्लाह ताला से दुआ है जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। दुआ तब करता है बंदा जब बिल्कुल आखिरी मिनट होता है। सर आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप आते हैं यहाँ पे सारे बैठते, मैं कहता अल्लाह ताला वो कामयाब करे और निकल जाता। सर मेरी बात समझ आ रही है? आपने दुआ को सबसे पहले रखा हुआ है। दुआ तो सबसे आखिरी काम है, आपकी मेहनत सबसे पहला स्टेप है, ठीक है? उसके बाद आखिरी मिनट में दुआ होती। जी भाई आप कोई बात पूछना चाह रहे थे?
यार मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कभी सुना, ना मुझे आज तक कभी किसी स्टूडेंट ने आगे कहा है मैंने रीचेक कराया था तो मेरे 2 नंबर बढ़ गए, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। नहीं सर, ये हमारी आज की डिस्कशन थी, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मिलते हैं।